Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nurses Classes. आज हम एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक डायबिटिक मेलाइटस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है। ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटस बेसिकली हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब इंसुलिन का कम सिक्रीट होना और हाइपरग्लाइसीमिया होना। मतलब इंसुलिन हमारा जो है वो क्या होगा, कम सिक्रीट होगा, लेकिन जो सिम्टम्स कैरेक्टराइज्ड होंगे वो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस अगर हम देखें तो क्या होता है, IIDM। IIDM स्टैंड्स फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, यानी कि वर्स्ट टाइप ऑफ डायबिटिक मेलाइटस को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस या फिर जुवेनिल डायबिटिक मेलाइटस। क्यों बोलते हैं इसको जुवेनिल डायबिटिक मेलाइटस? बेसिकली ये देखा जाता है सीन इन चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर एडोलेसेंट और यंग एडल्ट। ये बेसिकली जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है वो देखा जाता है चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट में और यंग एडल्ट्स में। तो फिर हम देखते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 इसमें होता क्या है। ऑल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, यानी कि ऑल्टर मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का एंड प्रोटीन का, जिसके वजह से पेशेंट को क्या होना पड़ता है, एक्सोजीनस इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ता है। एक्सोजीनस इंसुलिन क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, लाइक हमारी बॉडी तो सिक्रीट नहीं कर रही है, ठीक है, तो हमें बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तो हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी अगर हम देखते हैं यानी कि किस किस वजह से, तो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यानी कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर हमारा बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमें डायबिटिक टाइप 1 मेलाइटस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन, या तो बिल्कुल ही लैक है इंसुलिन, ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू जेनेटिक, यानी कि अगर हमारे पहले जो हमारे फैमिली मेंबर्स है उनमें अगर ये देखा गया हो तो उस वजह से भी ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यानी कि बीटा सेल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैनक्रिएक्टोमी। इन केस किसी की पैनक्रिएक्टोमी हुई है तो उस इंसान के अंदर हमें देखने को मिलता है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। स्प्लीनेक्टोमी या फिर डायरेक्टोजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्टोजेनिक इफेक्ट अगर किसी में देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है डायबिटिक टाइप 1 में, और कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कीटोन बॉडी हमारी जो है वो प्रेजेंट होती है टाइप 1 में, कीटोन बॉडी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारा आता है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। तो टाइप 2 हमारा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि एडल्ट डायबिटिक मेलाइटस भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें सिर्फ ऑल्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो वो है ओबेसिटी।
ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट है, इंसान अपनी उम्र से ज्यादा वेट गेन कर लिया है, बहुत मोटा है, तो वो इसका बहुत मोस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो इटियोलॉजी अगर हम देखते हैं तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका। रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ इंसुलिन, मतलब जितनी हमारी बॉडी को डिमांड है उस कंपैरिजन देखे तो उस हिसाब से कम रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल, या फिर देखा जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल का होना हमारी बॉडी में, या ब्लॉकेज ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, या फिर जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं उनका ब्लॉक हो जाना। ठीक है, वेट नॉर्मल होगा या फिर वेट गेन होगा टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में, और कीटोन बॉडी जो है वो एब्सेंट होगी, कीटोन बॉडी हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो टाइप 1 अगर हम देखें तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस का हमारा हो जाता है DKA। हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी इंसान को डायग्नोस हुआ है टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस तो हमें कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलेगा DKA। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 HHNS, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायबिटिक कोमा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि डायबिटिक मेलाइटस में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज ब्लड शुगर। ठीक है, इंक्रीज ब्लड शुगर हमें देखने को मिल जाएगा, और 3 P's हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 P हमें देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया। मतलब पॉलीयूरिया क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पॉलीडिप्सिया, यानी कि एक्सेसिवली थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है पेशेंट को, और पॉलीफेजिया यानी कि एक्सेसिव ईटिंग या हंगर। ठीक है, यानी कि क्या होता है, 3 P में बहुत यूरिन पास करेगा पेशेंट, उसको बहुत प्यास लगेगी और बहुत ज्यादा भूख लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन पेशेंट को देखने को मिलेगा, डिलेड वुड हीलिंग, यानी कि कोई अगर उसको चोट लगती है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी कि जो पेरीफेरी है हमारी उनमें सर्कुलेशन जो है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ग्लाइकोसूरिया हम बोलते हैं किसको, जब हमारी यूरिन में जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसका जेनेटिक कैसा है, यानी कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है, क्या जो पीछे लोग थे उसके दादा बाबा कोई, उनमें तो क्या है कि डायबिटिक मेलाइटस की हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है, या और हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, OGTT। OGTT क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए हम OGTT करते हैं। OGTT क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि अगर हमें किसी को पता लगाना है कि उसको डायबिटिक मेलाइटस है तो हमको OGTT करना ही होता है, और कंफर्म होता है OGTT से कि कोई पेशेंट डायबिटिक मेलाइटस से डायग्नोस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो जो OGTT है उसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो क्या होता है कि हम पेशेंट को देंगे 150 ग्राम कार्ब फॉर 3 डेज, रेगुलर 3 दिन तक 150 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट हम पेशेंट को देंगे। ठीक है,
और एनपीओ रखेंगे पेशेंट को कब? नाइट बिफोर द टेस्ट, यानी कि अगर मेरा कल ओजीटीटी होना है, ठीक है, तो आज रात को मैं कोई कार्ब कंज्यूम नहीं करूंगी, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट मैं कंज्यूम नहीं करूंगी, ठीक है। फिर आफ्टर 3 डेज, 3 दिन कार्बोहाइड्रेट देने के बाद, फिर जिस दिन टेस्ट होना है उससे एक रात पहले हमने पेशेंट को कार्ब नहीं दिया और एनपीओ रखा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि आफ्टर 3 डेज जब हम चेक करेंगे उनका फास्टिंग आरबीएस, यानी कि फास्टिंग आरबीएस क्या होता है? खाली पेट अगर हम उनका शुगर टेस्ट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि अगर उसका मोर देन 160 mg पर DL है आरबीएस फास्टिंग में, तो वो इंडिकेट करता है डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए और कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 घंटे के लिए हम उसको 75 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट और देंगे, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद हम उसका क्या करेंगे? आरबीएस करेंगे, ठीक है। तो अगर उसका आरबीएस आता है मोर देन 200 mg पर DL, तो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट डायग्नोस हुआ है डायबिटिक मेलाइटस से, ठीक है। तो ये होता है ओजीटीटी, एक कंफर्मेटरी टेस्ट है जो डायबिटिक मेलाइटस में हमको करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज HbA1c। HbA1c एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है, हम लैब में पेशेंट का सैंपल भेजते हैं और वहां से कुछ वैल्यूज से हमें पता चलता है कि कैसे क्या पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है। तो इसमें हमें ग्लाइकोसाइलेटेड HB टेस्ट इससे बोलते हैं ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है? हमें यह देखने को मिल जाता है कि अगर हमारे पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है तो 90 डेज मेमोरीज रहती है हमारी बॉडी में, ब्लड में, ठीक है। तो अगर उसका 2 to 6% HB है तो नॉर्मल है, उसको नहीं है या 90 डेज में उसकी मेमोरी नहीं बनी है तो हमें पता चल गया कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर मोर देन 6% है तो वो इंडिकेट करता है डायबिटिक मेलाइटस को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा है सी पेप्टाइड चेन टेस्ट, यूरिन टेस्ट। एक यूरिन टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सी पेप्टाइड टेस्ट की हेल्प से डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रो इंसुलिन हैव 3 चेन्स। जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन होती है, A, B एंड C, ठीक है। तो इंसुलिन हैव 2 चेन, A एंड B। अब क्या होता है? जो C चेन है वो ब्रेक डाउन होती है और एक्सक्रीट होती है यूरिन से, ठीक है। यूरिन के थ्रू वो चेन जो है एक्सक्रीट आउट होती है। अब अगर चेन इफ C चेन इज प्रेजेंट इन यूरिन, अगर जो C चेन है वो यूरिन में प्रेजेंट होती है तो जो पेशेंट है वो इंडिकेट करता है क्या? टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। लेकिन अगर उस पेशेंट को क्या है, अगर उस पेशेंट की C चेन नेगेटिव है, यानी कि C चेन एब्सेंट है यूरिन में, तो टाइप 1 हमारा इंसुलिन जो डायबिटिक मेलाइटस है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। तो जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है वो हम बेसिकली इंसुलिन से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें नॉर्सेट में देखने को मिलते हैं। तो हम इस इंसुलिन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए किस रूट से जाती है, कौन सी गॉज की निडल से हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं, क्या साइट होती है, और अगर हम उस साइट को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इंसुलिन का मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है, यानी कि वो किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, दैट इज सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। और कौन सी गॉज की निडल हम यूज करते हैं, दैट इज 25 गॉज, ठीक है। साइज हमारी निडल का होता है 1 सेंटीमीटर।
और मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो पेरी अम्बलाइकस, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म एंड थाई, यानी कि जो हमारा अम्बलाइकस है उसके आसपास का एरिया प्रिफर करा जाता है, और आउटर आर्म एंड थाई ये साइट्स है जहां से हम इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंगल, किस एंगल से हम एडमिनिस्टर करते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे दिया जाता है सबक्यूटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम कुछ याद रखने वाली बात करें कि डू नॉट रब और मसाज साइट ऑफ इंसुलिन, यानी कि हमें जहां पे हमने इंसुलिन एडमिनिस्टर करी है ना तो वहां पे रब करना है ना ही कोई मसाज करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज कर सकती है, लिपिडिस्ट्रोमी, लिपिडिस्ट्रॉफी जो है कॉज कर सकती है। लिपिडिस्ट्रॉफी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिपिड, यानी कि जो लिपिड होता है उसका डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है। ठीक है, नेवर यूज द सेम साइट, हमें कभी भी एक ही जगह को बार बार प्रिक करके इंसुलिन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि कॉज कर सकती है लिपिडिस्ट्रॉफी। ठीक है, और नेवर क्लीन द साइट विद स्पिरिट बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, कभी भी जब हम क्या करने जाते हैं, इंसुलिन एडमिनिस्टर करने जाते हैं, तो कभी भी हमें स्पिरिट से या फिर ना तो पहले ना बाद में उसको स्टेराइल करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होता है, जो इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस की, तो हम देखते हैं OHA 4 टाइप्स के होते हैं जो क्या करते हैं, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सबसे पहले अगर हम देखें सल्फोनिक यूरिक एसिड, सल्फोनिक यूरिक एसिड का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करता है बीटा सेल स्टिमुलेशन। ठीक है, और इट रिजल्ट इन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि ये जो बीटा सेल्स है उनका स्टिमुलेशन बढ़ा देता है, जो कि क्या करता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके जो एजेंट है सल्फोनिक यूरिक एजेंट जो है वो है ग्लिमीपराइड एंड ग्लिप्साइड। ठीक है, ये दोनों एजेंट हम यूज करते हैं किसमें, OHA में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बायग्वानिड्स। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है डिक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लीवर, यानी कि ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन लीवर से, जिसके वजह से क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कम प्रोडक्शन होता है। और इसका एजेंट हम देखें तो मेटफॉर्मिन होता है। ठीक है, मेटफॉर्मिन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है थायाजोलिडोन्स, थायाजोलिडोन्स हम यूज करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है मसल रीअपटेक फॉर ग्लूकोज। ठीक है, और इसका एजेंट होता है हमारा रोजीग्लिटाजोन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा आता है अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन हमारा होता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन से क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। इसके एजेंट की बात करें तो एसआरबॉस। ठीक है, ये एजेंट होता है, इसको हम यूज करते हैं। एक कॉम्बिनेशन थेरेपी हम यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी को अगर हम देखें तो कौन कौन से ड्रग को हम मिक्स करके देते हैं, दैट इज ग्लिमीपराइड एंड मेटफॉर्मिन। अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन देते तो हैं पर एक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल जाता है, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। इन दोनों ड्रग को देने के बाद अगर हम पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल जाता है। अब हम इंसुलिन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड आर, इंसुलिन आर अगर देखें तो रैपिड एक्टिंग
इंसुलिन इसको कहा जाता है, ठीक है। लिस्प्रो, ह्यूमलॉग एंड नॉनवेलॉग, ठीक है, नोवलॉग सॉरी, ये जो है हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। इनका पीक टाइम अगर बात करें तो 1 to 2 आवर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसुलिन एस के बारे में, जो होती है हमारी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है। इसमें आता है ह्यूमलिन आर, यानी कि रेगुलर इंसुलिन आर। ह्यूमन इंसुलिन इसको बोला जाता है, कैन बी एडमिनिस्टर आईवी। ये सिर्फ इंसुलिन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है DKA में और HHNS, यानी कि जो डायबिटिक मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशन है उनमें ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। इसका पीक टाइम होता है 2 to 4 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसमें आता है हमारा ह्यूमनलिन NPH, यानी कि न्यूट्रल प्रोटामाइन हेमिड्रॉन, ठीक है। इसका पीक टाइम होता है 4 to 12 आवर्स, ठीक है। अब आगे आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हमारा ह्यूमलिन यू, अल्ट्रा लेंटस और ग्लैर्जिन, ठीक है। ये सब हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं और इनका पीक टाइम होता है कितना, 12 to 16 आवर्स। नेक्स्ट वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आता है, उसमें हमारा आएगा मिक्सस्टार्ट। मिक्सस्टार्ट दो उसमें दे सकते हैं हम 70 और 30। 70 NPH देंगे और रेगुलर अगर देना है तो 30 देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें कि हमें मिक्सस्टार्ट खुद से बनाना है तो मिक्सस्टार्ट किस तरीके से हम खुद से बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सस्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम एयर पुश करेंगे इनटू NPH वाइल, यानी कि जो NPH वाइल है सबसे पहले उसमें एयर पुश करेंगे, फिर एयर पुश करेंगे इनटू रेगुलर वाइल, यानी कि जो रेगुलर वाइल है उसमें क्या करेंगे, एयर पुश करेंगे, फिर विड्रॉल करेंगे फ्रॉम रेगुलर वाइल। फर्स्ट जो विड्रॉल करेंगे हम वो किस में करेंगे, रेगुलर वाइल से करेंगे और विड्रॉल फ्रॉम NPH वाइल, ठीक है। उसके बाद हम NPH वाइल से विड्रॉल करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सस्टार्ट। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। अगर हम इंसुलिन थेरेपी की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि एक पेशेंट है, अगर बात करें कि इंसुलिन का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल गया तो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलता है लिपिडिस्ट्रॉफी, यानी कि लिपिडिस्ट्रॉफी बेसिकली कब हो सकता है, या तो आप उसको क्या कर रहे हो, इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के बाद उसको रब कर रहे हो या मसाज कर रहे हो, या फिर आप सेम साइट को बार बार प्रीफर कर रहे हो एडमिनिस्टर करने के लिए, किसको, इंसुलिन को, ठीक है। नेक्स्ट इज सोमोगई एंड डाउन फिनोमिना। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि सोमोगई क्या होता है। तो अगर देखें तो इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड डोज ऑफ इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी में इनकोऑर्डिनेशन हो गया, लाइक जितनी बॉडी को इंसुलिन की डिमांड है उतना डोज नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब अगर डिमांड कम होती है, सोमोगई में क्या होता है कि डिक्रीज डिमांड होती है लेकिन इंसुलिन की डोज जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो दैट इज सोमोगई, ठीक है। तो सोमोगई में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक मेलाइटस का एडमिट है हमारे हॉस्पिटल में और हम देखते हैं कि रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक, यानी कि 12 से 4 बजे के बीच में उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। उसका मैनेजमेंट होगा, उसको हम कैंडी देंगे, नाइट डोज ऑफ इंसुलिन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज करेंगे नाइट डोज ऑफ इंसुलिन और क्या देंगे, कैंडी दे सकते हैं। क्यों, क्या, ताकि उसका जो
ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाए। और सुबह के 4 to 7 AM में बात करें तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया, तो फिर हम शाम को क्या कर सकते हैं, उसको लेंटिल्स दे सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब डाउन फिनोमिना क्या होता है कि डिमांड तो है हमारी बॉडी में, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन डोज ऑफ इंसुलिन क्या हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो रात को 12 से सुबह के 4 बजे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होगा और सुबह 4 से 7 हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट की बात करें तो हम इंसुलिन की जो डोज है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन। ओके, ठीक है, तो डायबिटिक मेलाइटस टॉपिक में यही जो बेसिकली जो बेसिक चीजें थी, मैनेजमेंट, टाइप्स, इंसुलिन और इंसुलिन किस तरीके से दिया जाता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, वो सब चीज हमने इस क्लास में आज कवर करी है। इस क्लास से रिलेटेड नोट्स या फिर कुछ भी क्वेरी या फिर जितना भी सब कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।